हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। इस वीडियो से आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर कवर होगा, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या होता है। वैसे ही ये वीडियो कि कैसे पार्लियामेंट वर्क करता है उसके बारे में है। ये टॉपिक भी आपके यूपीएससी के प्री और मेंस एज वेल एज स्टेट पीएससी के प्री और मेंस में काम आने वाला टॉपिक है। इसमें हम लोग कम्प्लीटली समझेंगे अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैसे वो इलेक्ट होके आते हैं, उनके पास क्या एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं रिगार्डिंग एनी कोई लॉ को लेके या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, ये हम सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे। हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है। अ गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन order, it was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number. जैसे हर कोई 13 अगस्त 1990 में एक आया था ऑर्डर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के नाम से, उसमें भी कुछ नंबर्स जैसे हर बिल को दिए जाते हैं वैसे ही इसमें भी था। The Joint Secretary and Officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pension signed the order. It was quite short, barely 1 page. इतना छोटा वो एक्ट था, barely just of 1 page. It was signed by Ministry of Personnel, Public Grievance and the Pension. उनके द्वारा ही साइन किया गया था। It looked like हर दूसरे ऑर्डनरी नोटिस या सर्कुलर की तरह ही वो जो बिल आया था वो आया था ऑर्डर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, सेम इट वाज लुकिंग लाइक दैट ओनली। द गवर्नमेंट इशूज 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे, हर 100 ऑफ ऑर्डर्स हर दिन आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। ये लिया गया था कि 27% ऑफ रिजर्वेशन होगा किसी भी जॉब में, किसके लिए? फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एसईबीसी। इनके लिए क्या किया गया कि 27% ऑफ सीट्स रिजर्व कर दी गई फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। सिविल पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए जो भी रिजर्व होंगी सीट्स, इन लोग के लिए रिजर्व होंगी। कितना परसेंट? 27% तक, ये बता दिया था उन्होंने। ओके, अनदर नेम फॉर दोज हु बिलोंग टू कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन आ रहा है एससीबीसी में जो कि कंसिडर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड है वो। द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन was till then available only to scheduled caste and scheduled tribe. सिर्फ पहले क्या होता था, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अवेलेबल होता था। देयर वाज नो एज सच प्रोविजन फॉर अदर रिजर्वेशन एज सच एससी बीसी। जैसे हम देखते हैं ना ओबीसी का, सेम वैसी ही चीज़ें आती हैं एससी बीसी। नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड एससीबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओनली पर्सन्स who belong to backward classes were eligible for quota 27। जो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे सिर्फ उन्हीं को 27% ऑफ रिजर्वेशन मिलेगा। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स। अदर कुड नॉट, इसने साफ बोल दिया कि जो इस कैटेगरी से बिलोंग कर देगा सिर्फ उन्हीं को ये वो मिलेगा रिजर्वेशन, अदरवाइज बाकियों को नहीं मिलेगा। क्या डिसीजन मेकर्स थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? हु डिसाइडेड दिस मेमोरेंडम? Clearly such a big decision could not have been taken by the person who signed that document। Obviously बात ये तो नहीं है कि जिसने साइन किया हो वही उस पर डिसीजन ले। The office was mainly implementing the instructing given by the minister personal। Okay, क्या था उसमें? प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट, एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखा था जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। President है head of the state and actually exercises all the government powers। He takes most of the decision in the cabinet meetings। mainly जो power रहती है president को सिर्फ titular head बोला जाता है as such, क्योंकि उनके पास कोई major power नहीं होती regarding anything। titular head जैसे कि सिर्फ title के नाम पे head है, and prime minister main head, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट कर रहा है, तो मेन पावर किसके साथ हुई? प्राइम मिनिस्टर के पास। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमने कंपोजिशन भी देख लिया था, किस में लिखा था इसका आर्टिकल? आर्टिकल 79। ओके, इससे पहले अब जो है इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें जो बात कर रहा है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसमें भी कवर करूं, बट स्टिल
आप उसको प्रेफर करिएगा इससे पहले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, अपॉइंट की गई थी 1979। किसके द्वारा हेड करी जा रही थी वो? बीपी मंडल। It was asked to determine the criteria to identify the socially and backward classes in India and recommend steps to be taken for their commission advancement. अब जब मंडल कमीशन आई, बीपी मंडल ने हेड करे थे, तो पॉपुलरली दैट कमीशन इज नोन एज मंडल कमीशन। उन्हें बोला क्या कि अब ये मेजर्स देखे कि क्या ये जो आ रहे हैं ये सही हैं, इनका आना सही है, ये अगर लॉ आता है तो। कमीशन ने रिपोर्ट दी 1989 में, और इनने बताया कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैज बीन रिजर्व फॉर सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस। रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड, पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, कोई भी ऑर्डर या एक्ट आता है वो पहले पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, उसके ऊपर सब लोग अपनी राय रखेंगे, ओपिनियंस रखेंगे, क्वेश्चन आर होगा, उसके हिसाब से फिर बाद में डिस्कशंस होते हैं, पास होता है, प्रेसिडेंट का असेंट आता है। Then came to the Lok Sabha election 1989. In this election manifesto क्या था जनता दल का? जब 1989 में जनता दल ने क्या बोला कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम ये मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसे लागू कर देंगे अगर आप हमें वोट करते। हर किसी का एक, जब वो वोट मांगने जाते हैं तब वो अपना वो बताते हैं कि अगर आपने हमें वोट किया तो हम ये करेंगे, वो चीज़ है। ओके, The Janata Dal did form the government after this election. Its leader was VP Singh, became the Prime Minister. जनता दल ने उस टाइम पे इलेक्शंस जीत लिए थे, मेजॉरिटी में आ गई थी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी, और जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो VP सिंह बने थे। Several development took place after that. The President of India in address to the Parliament announced that the intention of the government to implement the recommendation of the प्रेसिडेंट ने जब एड्रेस किया पार्लियामेंट को, तब उन्होंने अपनी जो वो है इंटेंशन शो करी टू इम्प्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। ओके, 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। यूनियन गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने फिर टुक फॉर्मल डिसीजन कि हाँ हमें से इम्प्लीमेंट करना है। क्या इम्प्लीमेंट करना है? 27% ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। The next day Prime Minister informed Parliament about this decision. Statement in both फिर दोनों हाउस में वही बिल पास हुआ, कैसे होता है हमने देख लिया था पहले वाले में। Decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. ये जो इशू था the mostly hotly debated issue। इससे पहले वाले में हमने देखा था कि कोई अगर लॉ आया है that's unpopular and very controversial law, तो क्या होता है, लोग ट्राई करते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, ट्वीट करेंगे ट्विटर पे या यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे, मतलब ट्राई करेंगे कि उनको ये चीज़ बताएं कि हम इससे खुश नहीं हैं। ये एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है अपलिफ्ट, लेकिन बाकियों को नहीं कर रहा है। तब ये जो क्या होता है, क्या बनता है, ये कंट्रोवर्शियल लॉज बन जाते हैं। उनका ये कहना था कि आपने 27% जो है सीट्स रिजर्व तो कर दी उनके लिए, बट वॉट अबाउट अदर्स जो इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं सोशली इकोनॉमिकली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए तो 1000 ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जॉब की वो खत्म हो गई। क्यों? 27% रिजर्वेशन उसमें से आपने उनको दे दिया। ये ऐसी चीज़ें आ गई थी उनके सामने। सम फेल्ट दैट एक्सिस्टेंस ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग पीपल ऑफ द डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशन। लोगों को ये भी लगने लगा कि एक तरीके से ये वापस से वही चीज़ आ गई जो कि इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि हमें तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, SC को मिल रहा है, ST को मिल रहा है, SC BC को मिल रहा है, इन सब को मिल रहा है, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा? वो सारी चीज़ें जो थी उस वजह से ये लॉ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था। फेयर अपॉर्चुनिटी टू दी दोज कुछ को लगा कि हाँ ये फेयर अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली वो लोग इतने नीचे हैं कि उन्हें अपग्रेड करने के लिए या उन्हें ऊपर लाने के लिए हमें इतना सब करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट देना पड़ेगा उन्हें, तब जाके कुछ चीज़ें होंगी। Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward। कुछ कोई था तो अनफेयर है जो इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, फिर उनका क्या? कुछ होंगे जो ऑब्वियस सी बात है SC SC से बिलोंग कर रहे होंगे, OBC से बिलोंग करेंगे, बट क्या होगा कि उनके पास पैसा बहुत होगा, फाइनेंशियली दे आर टू स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल दे आर कमिंग अंडर दिस रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ विच जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं बट दे आर नॉट फाइनेंशियली, बट उनको नहीं मिल रहा इतना, वो सारी चीज़ें आने लगी थी।
they would be denied jobs though they could be more qualified. ए के पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस है, लेकिन बी के पास क्या है, रिजर्वेशन है. तो जो रिजर्वेशन है उस वाले को तो जॉब मिल रही है, लेकिन क्वालिफिकेशन होने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिल रहा है. ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पे कंट्रोवर्सी का एक फैक्ट बन रही थी सबके दिमाग में. Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity. The Supreme Court and the High Court in India settle disputes arising out of government decision. Supreme Court और High Court settle करता है disputes. तो ये जो पूरा वो था ना, बहुत सारी पिटिशंस आई थी उस टाइम पे इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने. इतनी सारी पिटिशन आई थी ना कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमें अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट कर रहा है, ऐसे करके बहुत लोगों ने पिटिशन डाली थी. तो उन सब पिटिशन को एक में डाल के यहाँ पे एक लॉ केस बना था, दैट इज इंदिरा स्वानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें यही बात थी कि आपने SCBC को इतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दे दिया है, हमारा क्या, बाकियों का क्या. इसमें यही बात हो रही है. ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको, जैसे कि हम मेंस के आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं. राइट 11 जजेस का बेंच था उस टाइम पे बाय मेजॉरिटी. उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या लगा, ये जो आया है 27% का रिजर्वेशन, इट इज़ वैलिड, इट्स नॉट अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इसलिए ये वैलिड है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है हमारी, तो ये सही है. सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर. इट सेड दैट, उसने फिर क्या किया, अमेंडमेंट लाया, क्या चेंज नहीं किया गया उसे या हटा दी नहीं दिया गया, बट क्या किया उसमें थोड़े मेजर चेंजेस ला दिए, दैट इज अमेंड कर दिया गया. उसमें बोला कि जो लोग, मतलब एक तरीके का क्रीमी लेयर हम लोग सुनते, ओबीसी में हम लोग सुनते हैं क्रीमी लेयर होती है एक, उसमें क्या होता है कि जो लोग एक उनने इनकम डिसाइड कर दी कि अगर इससे कम लोग वाले लोग हैं तो उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा. अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आपको वो रिजर्वेशन जो सीट है, रिजर्व सीट, उसके लिए आप नहीं कर सकते. वो सारी चीज़ें थी. यही बात करी उनने कि यही ला दिया कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यू आर नॉट इवन सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड इन अ सोसाइटी, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट रिजर्व सीट इन अ जॉब इन अ गवर्नमेंट, नथिंग. ये चीज़ें उन्होंने बता दी थी. इतना सब क्यों हुआ, जब प्रोटेस्ट हुई, जब लोगों ने उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया. जब भी कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ आता है तब हमेशा ये होता है, लोग बाग बोलना स्टार्ट करते हैं. जब तक वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, अपने ओपिनियन नहीं बताएंगे, तब तक क्या होगा कि उनको सप्रेस किया जाएगा, उन्हें दबाया जाएगा हमेशा. उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं. नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़. क्यों है नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, क्या होगा अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल कोई ऐसा एटमॉस्फेयर मतलब है ही नहीं, समझ आया मेरी बात की, गवर्नमेंट नहीं है, क्या होंगी ये चीज़ें, तो क्यों नीड है वो देखते हैं. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मतलब एक कंट्री को चलाने के लिए हमें एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी. कोई भी अगर नहीं लेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगेंगी. वहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपनी मनचाही चीज़ करने लगेंगे, लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब सिर्फ जो उनको लग रहा है ना कि हाँ उनका बेनिफिट हो रहा है, वो वाली चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे. इसलिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देनी थी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन एंड द कंट्री. एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ का जो सिस्टम है वो लाना. इट कलेक्ट टैक्सेस, लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, उस टैक्स को, उस पैसे को एकदम सही तरीके से यूज करना, टू स्पेंड दैट मनी, द पब्लिक मनी, इन अ प्रोडक्टिव मैनर. एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें स्पेंड करना. फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स आती हैं. मनरेगा हो गई, आयुष स्कीम हो गई, हेल्थ को लेके, एग्रीकल्चर को लेके कितनी सारी हैं, सब्सिडीज़ आती हैं फर्टिलाइज़र पे, सीड्स पे, इन सब चीज़ों पे आती हैं. वो सारी वेलफेयर स्कीम आ गई. सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट these decisions. If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right and wrong. ऐसे डिसीजन किसी की पावर तो दे दी, अब कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो राइट रॉन्ग को
चीज़ का आइडिया रखें कि हाँ ये सही है ये गलत है, एक किसी का पक्ष तो अपना बताए कि हाँ कौन सही है इसमें से, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इसी ट्रायंगल को हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 चैप्टर में पढ़ चुका है। लेजिस्लेटिव क्या करता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इनेक्ट करता है, जुडिशरी क्या करता है, चेक रखता है। सेम सेंस, टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, it is important that everyone should know who is responsible for doing what. This is also important that these activities keep taking place even if this person in key position change. अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तब भी प्रोसीजर तो सेम रहता है, काम तो सेम रहता है सबका। ओके, Constitution of any country lays down basic rule on the power and the function of the each institution. बेसिक रूल क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे इंस्टीट्यूशन में, दैट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग यही करेंगे, इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिविल सर्वेंट होंगे, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह, हम यही बनेंगे। ओके, जो कि इनका जो लॉ है फिर इनको इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा, उनके जगह में देखना होगा कि वो जो लॉ आया है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखना। सुप्रीम कोर्ट, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट विल फाइनली सेटल, कोई तो सेटल करेगा, डिस्प्यूट होगा तो कैसे छोड़ दिया जाएगा कि क्या ये तो लोग हैं यार इनको तो छोड़ो, गवर्नमेंट पावरफुल है उसको देखो ना, ये तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट क्या ट्राई करेगी, दोनों में से सही कौन है, जो सही होगा उसका वो साथ देगी। वैसी चीज़ आती है कि सेटल करे डिस्प्यूट। Working with these institutions is not easy. Obviously बात है, they have to work under a constitution. Constitution has given them power. They are under our constitution. They have to work with constitution only. Whatever is written in constitution, they have to work according to that. They cannot do what their will is. Okay? They cannot go beyond our constitution. This binds the hands of the leaders. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना, संविधान नहीं होता ना हमारा, तो क्या होती चीज़ है कि लोगों को वो ही नहीं होता, उनकी मन मर्जी की चीज़ें होती, आर्बिट्री चीज़ें चल रही होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है, किसी एक ही का शासन चल रहा होता। हमारे पे जैसे ना चीज़ें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बताया गया है बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाइए लेकिन आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वरना क्या करेगी गवर्नमेंट, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर देगी जो उनकी पावर को कहीं ना कहीं रोक रही होगी। तो क्या है हमारे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन, ऑल्दो बेसिक स्ट्रक्चर का डायरेक्ट टर्म एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया, बट टाइमली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बताए हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, पहली बार इस चीज़ के बारे में बात कहाँ हुई थी, केशवानंद भारती केस में। मीटिंग, कमिटी, रूटीन्स, ऑल दिस इन्वॉल्व्स इन अ इंस्टीट्यूशन वर्किंग। रेगुलर बेसिस पे मीटिंग होती है, सेशंस लगते हैं, सिटिंग लगती है। 3 तरीके के सेशंस होते हैं। ओके, एक बजट सेशन, मॉनसून, विंटर। हमने पार्लियामेंट में सुने हैं ना, ये सेशंस लगते हैं, ठीक है। अब इन 3 सेशंस के बीच में ना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 2 मीटिंग के बीच में ना 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 रखे गए हैं क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, और इनमें जो गैप रखता है ना 2 सेशंस के बीच का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेस। क्या कहते हैं, रिसेस। Okay, some of the delays and the complications introduced by the institution are very useful. They provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in a discussion. ठीक है। Now about parliament. Parliament, the report of the मंडल कमीशन इसमें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पार्लियामेंट का रोल रहा है। पार्लियामेंट किससे कंप्राइज होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, 3 लोगों से बनता है हमारा पार्लियामेंट। रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन
प्रेसिडेंट की मेंशन किया, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मेंशन किया, ये 3 चीज़ें। कहीं पे भी डायरेक्ट जो भी वो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को लेके चीज़ हुई थी वो क्या डायरेक्टली टेकन इनटू अ पार्लियामेंट? ऐसा तो था नहीं। बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड, बट जो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुए या जो चेंजेस लिए गए उस टाइम पे वो मेन था। ये चीज़ आ जाती कि डायरेक्ट उसका कोई रोल था नहीं उसमें, लेकिन स्टिल द वॉट एवर द डिसीजंस आर टेकन ओवर दैट, what that was important actually. They brought pressure on the government to act on the Mandal recommendation. If parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead it. अगर प्रेशर नहीं आता गवर्नमेंट पे टू एक्ट ऑन, कि ऑन गवर्नमेंट प्रेशर नहीं आता ना कि उन्हें एक्ट करना ऑन द मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे, तो शायद आता भी नहीं, पार्लियामेंट इसको लाती भी नहीं, क्योंकि उससे क्या मतलब है? जब तक उन पर प्रेशर नहीं आता उन्हें दिखता नहीं है ना कि हाँ नीड है, लोग हमें सिर्फ सपोर्ट ही इस मैटर से कर रहे हैं कि अगर हमने ये चीज़ लाई तो वो हमें वोट देंगे या वो हमें सपोर्ट देंगे, वो चीज़ आ जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रेशर। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट? In all democracy, an assembly elected representative exercises supreme political authority on behalf of the people. हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की थी कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट अ राइट टू वोट टू ऑल द adults to 18 above. Okay, this is what the parliament is about, the elected representatives whom we elect. Okay, अभी भी चल रहे हैं, जैसे हर 5 साल में वोटिंग होती है, we used to go and vote, EVM मशीन्स होती हैं, हम लोग उसके आइकन पे क्लिक करते हैं, फिर हमारे उंगलियों पे वो निशान लगाया जाता है, राइट? वो सिस्टम समझ आए? इलेक्शन के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं कि वहाँ से इलेक्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं हमारे। स्टेट में बैठेंगे तो लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द पीपल्स बिहाफ। ये जो लोग बैठे हैं वो किस के बिहाफ पे फिर काम करते हैं? लोगों के बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। पार्लियामेंट जो है फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी लॉ को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को एनेक्ट करने के लिए। दिस टास्क ऑफ द लॉ मेकिंग ऑफ और लेजिस्लेशन इज so crucial that these assemblies are called legislature. लेजिस्लेचर हमने देखा था भी वो ट्रायंगल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन? पार्लियामेंट। क्या करेगी? लॉ बनाएगी और आगे एग्जीक्यूटिव फिर उन्हें एनेक्ट करेंगे, एंड देन जुडिशरी इज फॉर व्हाट? इज टू कीप अ चेक ऑन देयर वर्क, दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, टू कीप अ बैलेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आई हमें? आगे देखते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग। पार्लियामेंट नए लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस ला सकती है, अमेंड कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है। Parliament control all the money that governments have. In most countries, the public money can be spent only when the government sanction it. पार्लियामेंट के पास जो भी पैसा आता है वो क्या खर्च करती है? कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जब तक पार्लियामेंट सैंक्शन ना कर देना तब तक वो पब्लिक का पैसा माना जाता है, उसे खर्च नहीं करेंगे किसी भी पर्पस के लिए। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट on public issues and national policy in any country, is the highest forum of discussion and debate. Obviously बात है ना, वहाँ पे इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं हर जगह के। लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पीपल का। राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ऑफ स्टेट। हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव आके वहाँ बैठेंगे, डिस्कशंस होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा एक वाइड एरिया को कवर कर रहा है, हर किसी के थॉट, किसी का ओपिनियन वहाँ पे ला रहा है। हर जगह पे, हर कंट्री में यही होता है कि जो पार्लियामेंट है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है जिससे वर्किंग इजी हो जाए। चैम्बर ऑन द और हाउसेस कहते हैं उन्हें, जैसे अपर चैम्बर, अपर हाउस लोकसभा का जाता है, सॉरी राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस। ओके, वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टेड,
directly elected by the people and exercise a real power on behalf of people. लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और उसमें राज्यसभा में कैसे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन. हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जाके राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करेगा. indirectly elected. Second house is indirectly elected. Perform some special functions and look after the interest of the various state and the, तभी हम उन्हें कहते हैं कि they are the representative of the state. उनका दूसरा नाम क्या है हमारे राज्यसभा का, that is council of states, and the लोकसभा का the house of people. एक नाम हमने देख लिया था अपर हाउस लोअर हाउस, दूसरा नाम भी देख लो काउंसिल ऑफ स्टेट. इजी टू रिमेंबर. दो चीज आ गई, रिप्रेजेंट है स्टेट का तो नाम क्या हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा. लोकसभा किसका रिप्रेजेंटेटिव है पीपल का, तो क्या हो गया हाउस ऑफ पीपल. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. ऑल्दो ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि पहले वाले चैप्टर में, दैट्स प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी पार्टी बट स्टिल इट्स कंसिडर दैट ही इज अ मेंबर ऑफ, सॉरी ही इज अ पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट. क्योंकि वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं, इसलिए हम उसे पार्लियामेंट का करते हैं. कोई भी बिल कैसे एक्ट बनता है, जब तक उसे प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता तब तक वो एक्ट नहीं कहलाएगा. उस एक्ट को कहलाने के लिए उस बिल को पास होना पड़ता है बाय द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. राज्यसभा इज मोर पावरफुल फॉर समटाइम्स, इट इज कॉल्ड अपर चैम्बर एंड लोकसभा लोअर चैम्बर. हमने डिफरेंस देख लिया था मनी बिल के बेसिस केस में. Our constitution does not give Rajya Sabha some special power over the states, but on matters Lok Sabha exercises supreme power. कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के पास एक्सट्रीम पावर है, बट कुछ केसेस में लोकसभा को एक्सट्रीम पावर दी गई है एंड कुछ में राज्यसभा को दी गई है. आप जब लक्ष्मीकांत देखेंगे ना तो उसमें दिया है बहुत क्लियर बेसिस पे दैट हाउ द पावर इज, कैसे राज्यसभा के पास या ज़्यादा पावर है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर, उस बेसिस पे दिया. एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय द बोथ हाउसेस, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस फाइनल डिसीजन इज टेकन इन जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन का आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 108. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं in previous chapter. लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन मनी मैटर. मनी बिल में उसके पास ज़्यादा पावर है लोकसभा को. ओरिजिनेट इंट्रोड्यूस होगा ही सिर्फ लोकसभा में. राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं कि वो जो है उस बिल को पास करे. अगर वो नहीं करता है तो मान ले लोकसभा मान लेगी कि हाँ उनने पास कर दिया है. इवन अगर उनने पास कर भी दिया बट विथ सम अमेंडमेंट, तो इट डिपेंड्स ऑन लोकसभा इफ दे वांट टू अप्लाई दोज अमेंडमेंट और नॉट. नहीं भी करते हैं तो चले, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा. बट तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है. ये जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल है. मनी बिल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 110. मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल कौन करता है, लोकसभा. Only a person who enjoys the support of the majority of the member in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी होगी उसको कहला देंगे प्राइम मिनिस्टर. कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है. हमने ये देखा था अभी. ओके यहाँ पे भी लिखिए ना लाइन, इज अपॉइंटेड. ही इज नॉट इलेक्टेड बट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. If the majority of the Lok Sabha member are say they have no confidence in the Council of Minister, all ministers including the Prime Minister have to quit. जो है Council of Minister Prime Minister एक साथ होकर काम करते हैं, तो अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं ना ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है. ठीक है. राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर. राज्यसभा के पास एज सच कोई पावर होती नहीं. ओके ये आ गया. काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा कितने मेंबर हैं इसमें, 250 मेंबर्स हैं. कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स. जिसमें से क्या होता है 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट. 4 क्या कैटेगरी थी वो, लिटरेचर, साइंस,
इन बेसिस पे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिस, ओके। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल है 79। द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आर्टिकल 80। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 क्या था? पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी, किसके बारे में था वो? डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। लोकसभा में कितने हैं? नॉट मोर देन 545 मेंबर्स, 530, 2 होते हैं नॉमिनेटेड एंड एंग्लो इंडियन। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। जो प्रोविजन अब हट चुका है, किससे? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये चीजें हमने देख ली, ठीक है। कंपोजिशन देख लिया हमने पार्लियामेंट का, सब देख लिया हमने। ओके, इतने लोग अपॉइंट होते हैं, इनकी कुछ क्वालिफिकेशंस भी होती होंगी, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी होती होगी, ओके। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं अभी वेकेटिंग ऑफ सीट्स, यानी कि कब इन लोगों की जो सीट्स हैं वो वेकेंट हो जाएंगे, किन किन केसेस पे? या तो उनका टेन्योर पूरा हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, डेथ वगैरह हो जाए। उन केसेस में होता है तो वो मानते हैं कि उनकी सीट्स वेकेंट हो गई हैं। आर्टिकल 101 टॉक्स अबाउट द वेकेटिंग ऑफ सीट्स। बोथ हाउसेज, इफ अ पर्सन बोथ हाउस में इलेक्ट हो गया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गया, तब क्या होगा? तो क्या होगा, उसके पास 10 दिन है, 10 डेज। अगर उसने 10 डे में डिसाइड नहीं किया कि उसको लोकसभा का मेंबर रहना है कि राज्यसभा का, तो उसमें क्या होगा? राज्यसभा की सीट उसकी वैकेंट मानी जाएगी। ये पहला केस। दूसरा केस, सिटिंग मेंबर है, ऑलरेडी सिटिंग इन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इन लोकसभा, ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो इलेक्ट हो जाता है फॉर अदर हाउस, राज्यसभा के लिए। तो उस केस में क्या होगा? उसकी लोकसभा की सीट चली जाएगी। क्या होगा? फर्स्ट हाउस सीट इज वैकेंट, यानी कि लोकसभा की सीट चली जाएगी। दिस इज सेकेंड केस। थर्ड केस क्या होता है? इफ अ पर्सन 2 सीट इन अ हाउस, लोकसभा में उसके 2 सीट मिल जाए, उसको लोकसभा में ही उसे 2 सीट मिल जाए, तो क्या होगा? उसमें से अगर उसे जल्द से जल्द ये डिसाइड करना होगा कि उसमें उन दोनों सीट में से कौन से पे रहना है उसे। अदरवाइज क्या होगा? कुछ टाइम बाद उसकी वो दोनों सीट्स वेकेंट हो जाएंगी, बोथ वेकेंट, अगर उसने डिसीजन नहीं लिया टाइम से। फोर्थ केस, एमपी और एमएलए। एमपी एंड एमएलए एट सेम टाइम नहीं रह सकते। एमपी और एमएलए आप सेम टाइम पे नहीं रह सकते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यू कैन नॉट बी एट द सेम टाइम। उस टाइम पे वो क्या, आपको कितने दिन मिलते हैं? 14 दिन मिलते हैं। आपको डिसाइड करना होगा आपको एमपी रहना है कि एमएलए बनना है। अदरवाइज क्या होगा? जो आपकी पार्लियामेंट की जो सीट है, द एमपी सीट विल बी वेकेंट, ठीक है। ये 4 कुछ केस हो गए। एक और केस होता है, दैट इज डिफेक्शन का केस। एक केस आ जाता है डिफेक्शन का। डिफेक्शन के बेसिस पे भी जो है सीट्स वेकेंट कर दी जाती हैं इन मेंबर्स की। डिफेक्शन में क्या? पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, वो वोट अगेंस्ट पार्टी, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, यानी कि वोट ही नहीं करना, न्यू पार्टी ज्वाइन कर लेना। ये कुछ केस होते हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि उसने डिफेक्शन किया है। दूसरी पार्टी के, अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाना, वोट अगेंस्ट कर देना उसके बिल पे, या जो है वोट ही नहीं करना, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, दूसरी पार्टी बना लेना, तब माना जाता है कि उसने डिफेक्शन किया है। इट इज कंसिडर्ड एज डिफेक्शन।
ठीक है, ये कुछ टाइप हो जाते हैं डिफेक्शन के। एक और चीज मेंबर्स का बता रही हूँ मैं कैसे डिफेक्शन होगा उनका। इफ दे आर इंडिपेंडेंट इलेक्टेड, इलेक्टेड है, पार्टी के अगेंस्ट चले जाएं तो, एक मिनट, इंडिपेंडेंट है, ज्वाइन कर ले कोई पार्टी, आफ्टर 6 months ज्वाइन अ पार्टी, तो ये सब माना जाता है डिफेक्शन। क्या कि अगर इलेक्टेड मेंबर है उसने पार्टी के अगेंस्ट चला गया, इंडिपेंडेंट मेंबर है कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, नॉमिनेटेड मेंबर है और उसने 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करी, तो ये चीज़ आ जाएगी कि उसने डिफेक्शन किया है। पहले 1985 में ये था कि इफ एक प्रोविजन था 1985 में 1/3 लोग अगर जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, 1/3 मेंबर ऑफ अ पार्टी गोज टूवर्ड्स एन अनदर पार्टी या न्यू पार्टी बना लेते हैं, अदर पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो इसे कहा जाएगा मर्जर। दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिफेक्शन बट दिस विल कॉल्ड एज मर्जर। 1985 तक कहते थे 1/3 लोग अगर हैं तो, बट आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, 2/3 लोग हैं ना अगर तो मर्जर मानेंगे। पहले तो था इससे पहले कि अगर 1/3 लोग हैं तो मर्जर मानेंगे, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद कहा गया कि अगर आपके पास 2/3 लोग हैं तो आप मानेंगे कि हाँ ये मर्जर है, ठीक है, अदरवाइज इट इज डिफेक्शन ओनली। ओके, एक और चीज कि जो इसमें फाइनल डिसीजन होगा ना कि ये चीज देखना कि ये जो डिफेक्शन है कि नहीं, वो होता है स्पीकर एंड चेयरमैन। फाइनल डिसीजन, ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन लिखा है वो मैंने। ओके, ये जो चीज़ थी ना कि फाइनल डिसीजन जो है ये स्पीकर और चेयरमैन का रहेगा, ये किसके केस के बाद आया था? ये आया था कितॉन ओलोन केस। जस्ट अ मिनट, ये कुछ कुछ केसेस हैं जो बीच में हुए हैं, वो है खितौन होलोन केस। इसके बाद ये था कि जो भी फाइनल डिसीजन है वो होगा चेयरमैन और स्पीकर का। ये जो हमने पूरा डिफेक्शन की चीज़ें पढ़ी, ये मेंशन्ड है हमारे शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 10 which talk about our anti-defection law. Anti-defection law is added by (52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ था हमारे शेड्यूल 10। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देख ली कैसे कैसे वेकेंट हो सकती है कोई सीट। अब हम आगे देखते हैं और ओके,
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव यानी कि ये एनेक्ट करेंगे हमारे लॉ को। एक होता है इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर स्पेसिफिक पीरियड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये तो ये होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं ना वो टेम्पररी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। एक होते हैं परमानेंट, पीपल आर अपॉइंटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेट्स जो हम बनेंगे, ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके हम सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, वी गोना एग्जीक्यूट द लॉ ऑफ आवर गवर्नमेंट। हम परमानेंट टाइप के होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो टेम्पररी टाइप के होते हैं क्योंकि वो तो 5 साल बाद हट जाते हैं फिर से। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स, दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। रूलिंग पार्टी भले चेंज हो जाए लेकिन वो तो ऑफिस में ही रहेंगे। These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. The civil servant is usually, obviously बात है, सिविल सर्वेंट्स इतने एग्जाम देके, इंटरव्यू देके, इतना लेवल क्लियर करने के बाद, इतनी वास्ट नॉलेज लेने के बाद वो जाते हैं तो वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। मिनिस्टर्स क्यों नहीं होते इतने एजुकेटेड? अगर हम क्राइटेरिया रख दें ना इन मिनिस्टरों के लिए कि आपको बेसिक बीए होना चाहिए या आपको बीकॉम होना चाहिए, बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, तो हमारे आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स हट जाएंगे। They're not so educated. That's why civil servants help them to make laws कि कैसे हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं उन लॉ का। क्यों मिनिस्टर का फाइनल से होता है किसी भी मैटर में? द रीजन इज डेमोक्रेसी, द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। द मिनिस्टर, अब विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है, लोगों ने ही उन्हें इलेक्ट करके लाए हैं, उन्हीं की चलेगी। They are finally answerable to the people who for all the consequences of their decision. That is why the minister take all the, ठीक है, इसलिए मिनिस्टर जो है हर डिसीजन लेता है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, ही इज द लीडर ऑफ अ मेजॉरिटी पार्टी, लीडिंग पार्टी। अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, नो डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन दे लाइक। प्रेसिडेंट ये नहीं कि किसी का भी मन करे उसको अपॉइंट कर दे, ऐसा नहीं है। जिसके पास ज्यादा मेजॉरिटी होगी ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले उसको। ओके, इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट। अगर कोई सिंगल पार्टी जो है, कोएलिशन पार्टीज बनती है, हमने देखा था कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे आती है, तो क्या करेंगे इसमें? तो अब किसी को तो क्लियर मेजॉरिटी है नहीं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बने, तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से फिर करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी पार्टी की, उन्हें लगता है कि हाँ ये जन, इसको ज़्यादा वोट्स मिल सकते थे तो उसको कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास एज सच कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं देखने को मिलेगा। वो जब तक रहती है जब तक उनकी पार्टी को कॉन्फिडेंस रहता है या उनकी मेजॉरिटी में रहते हैं वो लोग। प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। बजट के बारे में हम सुनते हैं हमेशा कि बजट आने वाला है। क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड है बजट के ही नाम से? क्या लगता है आपको, क्या बजट के नाम से कोई मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो नहीं, बजट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट द बजट इज। बजट मेंशन है लेकिन वो बजट के नाम से नहीं है, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, ये यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी या स्टेट पीएससी में किसी में एमसीक्यू में आया था। उसमें ये पूछा था कि इफ यूनियन बजट आया है बट वो लोकसभा से पास नहीं हुआ, यूनियन बजट आया लोकसभा से ही वो पास नहीं हुआ, फिर क्या होगी चीजें, उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा? उन्हें 4 ऑप्शंस दिए थे,
मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ इसका आपको। उसमें इस केस में क्या होता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। फिर इस केस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर यूनियन बजट आया और वो लोकसभा में ही पास नहीं हुआ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनकी जो मेजॉरिटी है, कॉन्फिडेंस है उनका, वो लूज कर दिया है। दैट्स वाई दे हैव टू रिजाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यूज में, प्री में पूछा गया था। ओके ओके, ठीक है। द मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोएलिशन दैट हैज देन मेजॉरिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है मेंबर ही होना चाहिए उसका, राज्यसभा लोकसभा का, वो कोई भी हो सकता है, बट आफ्टर 6 months ऑफ देयर इलेक्शन दे हैव टू बी अ मेंबर। उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर फिर किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। ओके, मैं टेन्योर बता देती हूँ, मैं शायद टेन्योर नहीं बताया मैंने आपको, एक मिनट। इसमें टेन्योर कितना होता है, लोकसभा का तो हमें पता है कि 5 साल होता है। व्हाट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है, दिस इज टेम्पररी हाउस। बट दिस इज परमानेंट हाउस। यहाँ पे कोई एज सच हाउस जो है यहाँ डिसॉल्व नहीं होता, यहाँ पे परमानेंट रहता। बट हर 2 साल में 1/3 ऑफ दी 1/3 या हाफ जो है रिटायर होते हैं, रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं। ऐसे 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। यूजुअली टॉप लेवल के होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, रूलिंग पार्टी, कैबिनेट मिनिस्टर मीट टेक डिसीजन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। 25 मिनिस्टर कंप्राइजेस ऑफ 25 मिनिस्टर, अबाउट 25 मिनिस्टर होते हैं। और सबसे ऊपरी हाई लेवल की जो होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो स्मॉल होते हैं। एक चीज़ और पूछी गई थी, मतलब पूछते ही हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में, कि जो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प है वो कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट करते हैं। ऑल्दो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी करते हैं, बट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ज़्यादा करते हैं। रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि 25 लोग या 60 से 80 लोग मिनिस्टरों का इजी है रोज मिलना, तो असिस्ट तो करेंगे, हेल्प तो करेंगे एक दूसरे की। That is why parliamentary democracy in most countries often known as cabinet form of government, क्योंकि जो इनका रोल है वो सबसे ज़्यादा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मिनट, प्रेसिडेंट कैसे वर्क करते हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब ये था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी वो होगी ना वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहा गया कि वो इनकी जो भी रिकमेंडेशन है उसको रिकंसिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इवन इफ ही अबाउट अदर मिनिस्ट्री, ठीक है। नहीं तो फिर वही आ जाता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, मेजोरिटी लूज कर दी। ये वही एक एक ही बातें कर रहे हैं हर पॉइंट में, इसलिए मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ती जा रही हूँ। ये मत समझ कि कुछ छोड़ा है, सब कंटिन्यू है, बट कहीं ना कहीं या तो पहले डिस्कस हो गया होगा वो चीज़, इसलिए। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पीएम की पावर देख लेते हैं। ओके, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट मीटिंग का जो भी है वो हेड होते हैं। फाइनल केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, कोई भी अगर डिपार्टमेंट की हेल्थ का, एजुकेशन के बीच में कोई आ गया तो चीज़ें कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर देखेगा। ऑल वर्क अंडर हिज सुपरविजन, जो भी पोर्टफोलियो का रिएलोकेशन होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मतलब
Prime Minister advises President and President then do that. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the Prime Minister who is most powerful. The Prime Minister of coalition government cannot take decision as he likes. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as. Okay, प्राइम मिनिस्टर जो कोalition पार्टी का होता है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दो पार्टी मिलके बनी है ना एक. वहाँ पे हमने देखा था ना कि जैसे ए बी सी डी हैं तो ए और डी ने कंबाइन करके ए डी पार्टी बना ली, तो उसमें जो है अब ऑब्वियसली सबकी सुननी तो पड़ेगी. ऐसे तो नहीं है कि अपनी ही सिर्फ मेजॉरिटी है अपनी ही चला सकते हैं. फिर बात आती है प्रेसिडेंट की. ठीक, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट. पॉलिटिकल सिस्टम हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर. नॉमिनल पावर होती है प्रेसिडेंट का, ऐसा कुछ सही नहीं होता क्योंकि उसे वर्क ही एडवाइस पे करना पड़ता है किसकी, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. उसका ऐसा खुद का कोई से होता नहीं है. प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री so that they operate in harmony to achieve the objective of the state. हमने देखा प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट किसी भी उसका मेंबर नहीं, एमपी नहीं, एमएलए नहीं, वो एक अलग ही मेंबर है, अलग ही पर्सन है, अलग ही पोस्ट है, इसलिए वो पार्लियामेंट को भी एक तरीके का उसमें माना जाता है कि पार्ट. इसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें इन्हीं के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो इनका फिर वोटिंग करते हैं. ओके, ऑल गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी है, या हम देख ले कोई ट्रीटी हो रही है या इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें भी वो नाम किसका होगा, प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट के नाम पे वो चीज़ें होंगी. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे लोगों को ये अपॉइंट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेसिडेंट किन किन लोगों को अपॉइंट करता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स उनके नाम पे होते हैं. सुप्रीम कमांडर होते हैं वो डिफेंस के, हमारे डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के. ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने बता दिया. 42nd और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी आप देख लेना, मतलब मैंने ये भी बता ही दिया है एक्चुअली. बिल पास बाय थी तो इनके पास ही जाएगा पहले असेंट लेने के लिए. असेंट लेने के बाद प्रेसिडेंट के पास तीन वो होते हैं, तीन पावर्स होती हैं. आर्टिकल 111 में बताई हैं, या तो दे दें, तो रिजेक्ट कर दें, मतलब पॉकेट वीटो एक्ट, रिजेक्ट तो नहीं होता, पॉकेट वीटो यूज कर दें, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें. ये कुछ पावर्स होती हैं. हमारे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास कैसी वीटो पावर क्या होती है. वीटो पावर एक मैं बता देती हूँ, आर्टिकल 72 में मेंशन है हमारे. सस्पेंसिव, पॉकेट, एब्सोल्यूट, वीटो. ओके, ये वीटो पावर है. इसमें सस्पेंसिव में क्या होता है कि प्रेसिडेंट असेंट ना दे और रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन से वापस सेम बिल आता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है. पॉकेट वीटो में ये होता है कि वो फॉर इंडेफिनाइट पीरियड वो बिल को होल्ड करके रखता है, ना असेंट देता है, ना रिजेक्ट करता है, ना रिकंसिडरेशन के लिए. एब्सोल्यूट वीटो वो होता है जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो साफ रिजेक्ट कर दे उस बिल को. यानी कि दो केसेस में होता है, जब गवर्नर रिजर्व करके रखे बिल फॉर प्रेसिडेंट तब यूज करता है, एक तब जब बिल आया प्रेसिडेंट के पास असेंट में पेंडिंग में पड़ा है और न्यू लोकसभा आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो उन्हें एडवाइस करेंगे ही ना कि आप उसे रिजेक्ट करें. पुरानी वाली गवर्नमेंट का क्यों बिल आएगा, जब हम बैठे हैं हमारी बिल आना चाहिए तो रिजेक्ट करेगा. इन दो केसेस में ये चीज़ यूज होती है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारे इंडिया में है, बल्कि हेड भी होते हैं.
यहाँ पे सिर्फ हमारे इंडिया में ही है जहाँ पे नॉमिनल हेड माना जाता है, अदरवाइज कुछ स्टेट में तो सबसे ज़्यादा पावर ही प्रेसिडेंट के पास की दी जाती है, जैसे कि यूएस ऑफ अमेरिका, यूएस यानी कि वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलता है, सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए पार्लियामेंट का रोल ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर का रोल ज़्यादा है। ठीक है, द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो, वीटो पावर हमने देख ली। देखिए ही हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years एंड कंप्लीट्स, ओके इट्स इन नॉट इन इंडिया, इंडिया में 5 साल है उनका टेन्योर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि यूएससी की बात हो रही है, इस पॉइंट में यूएससी की बात हो रही है, ओके ये इंडिया का नहीं है पॉइंट, 4 साल नहीं हमारा 5 साल है। In countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme. Therefore, our system is called parliamentary system. ठीक है? Judiciary. Judiciary मैं अभी बेसिक्स ही बताऊंगी इसमें, क्योंकि अभी इसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर ही शायद तक जुडिशरी के बारे में है, तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी उसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम। एक मिनट, ओवरव्यू से पहले मैं आपको प्रेसिडेंट की जो है वो बता देती हूँ, पार्डनिंग पावर। आर्टिकल ओके आर्टिकल 72 बताता है, सॉरी वीटो का जो आर्टिकल है वो 72 नहीं है, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई करेक्ट माई से, उसका आर्टिकल 72 नहीं है। आर्टिकल 72 बात करता है पार्डनिंग पावर की। एक मिनट, ओके इट्स नॉट आर्टिकल 72, ओके आप सिर्फ इसमें वीटो पावर देखिए कि वीटो पावर क्या क्या होती है प्रेसिडेंट की, बस उतना ही। ओके आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर। 5 तरह के पार्डनिंग पावर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहला है पार्डनिंग पावर, पार्डन, पार्डन मतलब फ्री कर देना किसी भी ऑफेंडर को कंप्लीटली ऑफ द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट है या कोई फाइन दिया है तो वो कंप्लीटली हटा देना, तो पार्डन पावर तब यूज करता है। दूसरा है रिप्राइव, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, टेम्पररी बेसिस पे जो उसका एग्जीक्यूशन है पनिशमेंट का उसको रोक देना, दैट इज रिप्राइव। रिमिशन, अमाउंट को कम कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि अगर एग्जाम्पल 10 साल की जेल है उसको करते हुए 5 साल की कर देना, दिस इज रिमिशन, यानी कि अमाउंट को कम करना लेकिन कैरेक्टर को चेंज नहीं करना। कम्यूटेशन, एक उससे लाइटर फॉर्म में ले जाना, डेथ पेनल्टी दे दी थी उससे लाइफ इम्प्रिजन कर दिया, ये चीज आ जाती है हमारे कम्यूटेशन में, एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म में लाना। 5वां है रिस्पाइट, सेंटेंस को कम कर देना इन अ स्पेशल केस, किसी स्पेशल केस में सेंटेंस को कम कर देना, रिस्पाइट। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया, अब उसके बच्चे का क्या होगा उस टाइम पे, इसलिए ऐसे टाइम पे सेंटेंस को कम कर दिया जाता है इन स्पेशल केसेस। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। हमने जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा था तब भी मैंने बोला था कि हम लोग गवर्नर की पार्डनिंग पावर तब पढ़ेंगे जब हम लोग प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे, दिस इज द सेम ऑफ गवर्नर ऑल्सो। जुडिशरी, independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. High court, supreme court, district court at a local level, ये levels होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सिटीजन और कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करेंगे, सिटीजन और कंट्री के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सब में है ना, अगर 2 और 4 से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट तो उसको रिजॉल्व करेगी। बिटवीन गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट पे है तो क्या हाई कोर्ट कर सकता है एक स्टेट से ज़्यादा, तो नहीं, जो उसके जुरिस्डिक्शन में आ रहा होगा सिर्फ उन्हीं स्टेट का वो देखेगा, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट के उनको केसेस को नहीं देख सकता। हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट हमारा क्या है, इट कैन, ओके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलिएट कोर्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे से ये लोग हाई सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट ले जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जा सकते हैं, अपने केसेस ऐसे लेके जा सकते हैं।
अपीलेट कोर्ट के जो केस, ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे अपील किया तो आपको यहीं पे सुनवाई करनी होगी, नहीं, आप उसे और ऊपर तक लेके जा सकते हैं. Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature of the executive. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. पार्लियामेंट जुडिशरी का ऐसा नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के अंडर आके काम करे. इट इज़ इंडिपेंडेंट. तभी तो हमारी यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस ही है हमारे जुडिशरी की. जुडिशरी जो है किसी अंडर नहीं आ रहा है पॉलिटिकल पावर के. NJAC आया था, एक एक्ट आया था, वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगी अबाउट जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे. तो अब आप देख लो, बस NJAC एक एक्ट आया था जिसमें जो इनका अपॉइंटमेंट था ना जजेस का, उसमें ये हो रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होने लगी थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस है हमारे जुडिशरी की, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके का, तो आप इस पर कुछ तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते आप बेसिक स्ट्रक्चर को, इसलिए ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था. मॉडर्न डेमोक्रेसी, ओके, इंडिया हैज अचीव दिस. जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कहाँ से आते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट. सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस, यानी इसका मतलब ये हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने जज के वो न्यू जजेस को अपॉइंट करते हैं. ओके, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव. इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि अगर कोई जज को बना दिया है ना तो उसको इट इज़ लिटरली इट्स इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज सीट. जैसे कि प्रेसिडेंट को जब हटाना होता है ना तो इम्पीचमेंट आता है, राइट, रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, चीज़ें होती हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी होती हैं जज को हटाने की. आज सच अभी तक कोई जज नहीं इम्पीचमेंट हुआ है, किसी का भी रिमूवल नहीं हुआ है जज का. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. ठीक है. जुडिशियल रिव्यू का एक चीज़ होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लग रहा है जुडिशरी को कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ लाया और वो लॉ इज़ नॉट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है वो एकदम, तो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग वो उस पर इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं. ये चीज़ दो केसेस में देखी गई है, वन इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967, NJAC एक्ट ऑफ 2014. ये है जुडिशियल रिव्यू का एग्जाम्पल. गोलकनाथ केस एंड NJAC का एक्ट, इनमें देखा गया. एक हमने देखा था फंडामेंटल राइट अगर हमें नहीं मिल रहे तो उसके भी गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32, ऑलमोस्ट इन एवरी लेक्चर आई टेल दिस. हाई कोर्ट 2 to 6. ये एक स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एंड द एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज. इसको हम डिटेल में जब जुडिशरी के बारे में देखेंगे तब हम देख लेंगे. ओके, बता दो. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, उनके नीचे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास. ये शायद नहीं दिख रहा है इसलिए बता रही हूँ. फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अंडर एक और आता है, दैट इज स्पेशल जुडिशरी मैजिस्ट्रेट. ठीक है. और चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के अंडर आता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ये अभी सिर्फ आप हायरार्की देख लो एक, बाकी हम इसको डिटेल में जुडिशरी में पढ़ लेंगे. ओके, so it's chapter and over here and I hope so I was clear with my explanation. मैंने इसमें सब चीज़ें आपको बता दी हैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में, बट आई विल प्रेफर, या मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इससे पहले जो पार्लियामेंट या मेकिंग ऑफ लॉ है उसकी वीडियो प्रेफर कर लें, तो चीज़ें बहुत जल्दी लिंक हो जाएंगी. ठीक है. थैंक यू सो मच.